हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 22 और 23 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। शुरू करते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को जिसका इंतज़ार था जनवरी से जुलाई अब तक का करंट अफेयर्स 2020 का, वो आ गया है, पीडीएफ तैयार हो गया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। वीडियो खत्म होने से ठीक बाद आप वो डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी वारशिप यूएसएस निमित्ज और इंडियन नेवी के वारशिप्स ने कौन सा युद्धाभ्यास किया है? अभी हाल ही में अंडमान सी में हुआ है ये युद्धाभ्यास। आंसर होगा पैसेज एक्सरसाइज, शॉर्ट में कहेंगे इसे पैस एक्स। ओके, नाम ध्यान रखना आप। देखिए, इंडियन नेवी के प्रवक्ता ने यह कहा है कि अमेरिकी युद्धपोतों का बड़ा बेड़ा हिंद महासागर से गुजर रहा था, तो उस दौरान उसमें यूएसएस निमित्ज भी था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वारशिप है। और इसी दौरान इंडिया और अमेरिकी नेवी ने मिलकर नेवल एक्सरसाइज किए। ओके, अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा ये नेवल वारशिप बनाया हुआ है, उसको हिंद महासागर में तैनात किया हुआ है इस वक्त भी। ओके, तो इसने पहले दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया था, उसके बाद ये इंडियन नेवी के साथ, वारशिप के साथ, इंडियन नेवी के जो पोत हैं, युद्धपोत हैं, उनके साथ अंडमान सी में युद्धाभ्यास किया। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन को एक तरह से संदेश देने की कोशिश हो रही है। ओके, देखिए, मामला ये है कि इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ अभी भी जारी है। जो आपने न्यूज़ देखा होगा कि कुछ दिन पहले की बातचीत हो गई और सब तय हो गया कि चाइना पीछे हट गया है कुछ किलोमीटर, लेकिन गलवान वैली से कुछ तो किलोमीटर पीछे हटा है, 1.5-2 किलोमीटर। लेकिन बाकी जो जगह हैं जैसे कि पेंगोंग त्सो लेक, वहाँ चीनी आर्मी ने कुछ टेंट हटाए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। हॉट स्प्रिंग गोगरा में भी चीन ज़्यादा पीछे नहीं गया है, जैसा कि न्यूज़पेपर्स में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसी तरह से दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का बेस है, उसके पास डेप्सांग प्लेस में भी अभी भी घुसी हुई है और वो पीछे नहीं हट रही है। ओके, और बातचीत चल रही है, ये सब न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन वो न्यूज़ जो है आजकल बहुत अंडर प्लेस हो रहा है, इसलिए शायद आपको ज़्यादा ना दिखता हो। लेकिन जो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई सारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे में इंडिया के साथ जो खुलकर सामने आया है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रूस ने भी कोशिश की थी साथ देने को, लेकिन वो चीन को पीछे हटाने में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। चीन इधर लगातार कई देशों के साथ टेंशन में है, भारत के साथ साथ वियतनाम, जापान, इंडिया, फिलीपींस, ताइवान सहित 17 देशों के टेरिटोरियल उसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है अलग अलग तरीके से। तो ऐसे में अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज को भेजा है, ओके, जो दुनिया का सबसे बड़ा वारशिप है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर एक बार में 90 फाइटर प्लेन रहते हैं, आप समझ सकते हैं। तो कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो ये स्टेट ऑफ मलक्का से होता हुआ जो अमेरिकी बेड़ा है नौसेना का, वो आया है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, इसको जूम करते हैं। तो ये देखिए, इस तरफ ये स्टेट ऑफ मलक्का है, मैप में आप देख रहे होंगे, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। स्ट्रेट का मतलब होता है कि सकरा रास्ता। ओके, तो इसी जगह से होता हुआ यूएसएस निमित्ज जो है वो अंडमान सी में थोड़ा आगे वो पहुंचा है। और वहीं पर इंडियन और अमेरिकन नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज किया है, जिसको शॉर्ट में कहेंगे पैसेक्स। ओके, वैसे इस नाम से नेवल एक्सरसाइज जापान के साथ भी इंडिया ने किया है। तो स्टेट ऑफ जो मलक्का है उसके ठीक सामने अभी इंडिया और अमेरिकी नेवी ने एक्सरसाइज किया। वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चीन को संदेश देना है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का से ही चीन अपने जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करता है, उसी रास्ते से उसके जहाज़ जाते हैं। उसको चाहे कच्चे तेल की ज़रूरत हो, क्रूड ऑयल की ज़रूरत हो इंडस्ट्री चलाने के लिए, वो भी उधर ही से जाता है। और चाहे वो सामान उसको भेजना हो दूसरे देशों में, तो उसी से होकर जाता है। और ठीक है, तो मतलब ये है कि तरह से संदेश देने की कोशिश हुई है कि चीन अगर इंडिया के साथ और दूसरे देशों के साथ अगर माहौल ख़राब करता है तो इस रास्ते को चौक किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट उन सब पर जो है वो दिक्कत आ सकती है।
तो मुझे लगता है कि आप इस मुद्दे को समझ चुके होंगे। आप लोगों की डिमांड रहती है कि थोड़ा डिटेल में मैं बताऊं, तो डिटेल में मैंने बताया। एक और इन्फॉर्मेशन इस मामले में देना चाहता हूं, बस 2 मिनट लगेगा। देखिए, आज से 50 साल पहले अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है, जिसका हिस्सा ये USS निमित्ज है, वो 7वां बेड़ा आया था भारत के खिलाफ, भारत के साथ युद्ध करने के लिए। ओके, जो उस वक्त क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी 1971 में, और बांग्लादेश उसी के बाद आज़ाद हुआ था। तो पाकिस्तान के सपोर्ट में आया था, एक तरह से दबाव डालने के लिए इंडिया को। और मैं मैप के थ्रू आपको बताऊं, ये इंडिया है और इंडियन ओशन है, ठीक है। तो वो जो है, जब पता चला रूस को कि वहाँ का 7वां बेड़ा आ रहा है, तो उससे पहले ही रूस ने अपने जो उनके नेवी थी उसका पूरा बेड़ा अंडमान सी के आसपास और पूरे स्टेट में उसने ब्लॉक कर दिया। ये जो हिस्सा है आप नीचे वाला देख रहे हो, भारत के बगल में, यानी बांग्लादेश के ठीक नीचे, ताकि अमेरिकी फ़ौज इस तरफ ना आ पाए। दूसरी तरफ से उधर से भी कुछ फ़ौज आ रही थी, तो दोनों तरफ से फ़ौज जो है रुकी हुई थी, और दर्जनों जो है वो पनडुब्बियाँ सीधे ऊपर कर दिया था समुद्र में रसिया ने, ओके, उस समय। तो उसके बाद तुरंत ही इंडिया ने बांग्लादेश को एक तरह से आज़ाद कराया। बांग्लादेश आज़ाद हुआ, अलग देश बना उस दौरान। और ठीक 50 साल बाद है जब इंडिया आज जो है वो अमेरिका के साथ है, और अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आया है। मतलब पूरे जियोपॉलिटिक्स जो है, जो भू राजनीतिक चीज़ें हैं, वो सब कुछ बदल चुकी हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसी एक क्वेश्चन में, आगे और बताता हूँ, वो सब इंपॉर्टेंट है, पूरा देखते रहो आप। क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है, तो इसका नया नाम बताएं। न्यू नेम क्या है? ये एंटी टैंक मिसाइल है। आंसर होगा इसका ध्रुवास्त्र। ओके, नाम आप ध्यान रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, ध्रुवास्त्र जो है वो सेना के बेड़े में शामिल होने से पहले एक बार उसको अपग्रेडेड किया गया है। नाग मिसाइल नाम था पहले, उसको अपग्रेड करके अब ध्रुवास्त्र किया गया। अच्छा, इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा के बालासोर में हुआ है, अभी हाल ही में हुआ। और ये जो, इसके बारे में बता दूँ, ये जो मिसाइल है वो 7 किलोमीटर के दायरे में जो दुश्मन के टैंक है उसको निशाना बना सकता है। पिछले साल थार के रेगिस्तान में भी, राजस्थान में, वहाँ एंटी टैंक मिसाइल नाग के 3rd जनरेशन का टेस्ट किया गया था, 12 दिनों तक का। उसी का नाम अब बदल के ये कर दिया गया है। तो ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करता है, यानी इसे दागे जाने के बाद कोई कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सटीक निशाना साधती है। ये किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकती है। और ख़ास बात एक और है कि उड़ान भरने के बाद ये अपने ऑपरेटर के पास पूरे इलाके का फ़ोटो भी भेजती रहती है, ओके, वीडियो फ़ोटो। तो इससे क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो मौजूद दुश्मन है, उसके टैंक हैं, उसका पता चल जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, और इसी आधार पर तुरंत ही दूसरी मिसाइल दाग कर उन सारे टैंक को नष्ट किया जा सकता है। तो भारत के पास एक ताकत इस मिसाइल से आई है, ओके। और ये मिसाइल एक बार में 8 किलोग्राम वॉरहेड लेकर जा सकता है। कितनी स्पीड है? 230 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज़, ओके। हालांकि जो ध्रुवास्त्र की बहुत सारी और भी खूबियां हैं जिसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि गोपनीय है, ताकि दुश्मन को पता न चले, ओके। मात्र 2 मीटर लंबाई है और आसानी से ले जाया जा सकता है। तो ये है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क के उपयोग न करने की गाइडलाइन जारी की है? मतलब उस मास्क का उपयोग न किया जाए अगर कोविड-19 से बचना है तो। आंसर होगा इसका वाल्व लगे हुए N95 मास्क। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, वाल्व लगा होता है और वो मास्क होता है, तो उसका यूज़ नहीं करने को कहा है केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक हैं डॉक्टर राजीव गर्ग। तो उन्होंने ही तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखा है और कहा कि इस पर रोक लगाई जाए इसके इस्तेमाल पर, ओके। अच्छा, ये कहा गया है कि या तो बिना वाल्व वाला यानी बिना फिल्टर वाला N95 मास्क का यूज़ हो, या फिर ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। घरों में भी बना सकते हैं, लेकिन कपड़े का हो, लेकिन वो ट्रिपल लेयर हो, 3 लेयर का हो। अब इम्पॉर्टेंट बात, सवाल ये उठता है कि वाल्व वाला मास्क क्यों नहीं यूज़ किया जाए,
क्योंकि दुनिया में तो यूज़ हो रहा था बहुत जगह, हालांकि WHO ने रोका था। तो देखिए मामला ये है कि वाल्व जो है मूल रूप से एक वन वे वाल्व होता है जो केवल पहनने वाले व्यक्ति की रक्षा करता है, और बाहर जो व्यक्ति है उसमें एरोसोल को फिल्टर नहीं करता है। मतलब जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसके साथ नमी भी निकल रही है, उसके साथ ड्रॉप्स भी निकल रहे हैं, एयर ड्रॉप्स जो बहुत पतले हैं, तो वो बाहर जा रहा है, उसको फिल्टर नहीं कर रहा है। जो बाहर से हम हवा खींच रहे हैं केवल उसको फिल्टर कर रहा है। जैसे में ये दिक्कत थी कि कोरोना वायरस से अगर संक्रमित व्यक्ति है तो अगर उसने मास्क वो लगाया हुआ है तो वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है, क्योंकि उससे सांस से निकल रही जो नमी है उसके साथ जो वायरस है वो दूसरे तक पहुंच सकता है। ओके, वाल्व जो है वो तत्काल वहाँ अनफिल्टर्ड हवा छोड़ता है जो भी हम सांस ले रहे हैं। तो ऐसे में समस्या उन लोगों के साथ ही जो 80% ऐसे लोग जिनको कोरोना वायरस का इफेक्ट होता है, लेकिन वो उनमें ना तो बुखार होता है, ना शरीर में दर्द होता है, ना खांसी होती है, मतलब एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं उनको। तो ऐसे लोगों वो मास्क लगाया हुआ है तो वो दूसरों को जो है वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए इसका यूज़ नहीं करने की सलाह दी गई है और राज्यों को कहा गया है कि रोक दो, ये बिकने ना पाए। ओके, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को समझने के लिए। अमेरिका ने ह्यूस्टन में मौजूद किस देश के कौंसलेट यानी वाणिज्यिक दूतावास को 72 घंटे में बंद करने को कहा है? बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अमेरिका ने। आंसर होगा चाइना, चीन का ये कौंसलेट है। ओके, देखिए अमेरिका ने चीनी कौंसलेट पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा चुराने का आरोप लगाया। ये बहुत बड़ा मामला है, थोड़ा आगे बताता हूँ। उससे पहले ह्यूस्टन कहाँ पर है? तो आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो। ओके, अब यहाँ से चलते हैं अमेरिका की ओर। ये रहा अमेरिका और यहाँ रहा ह्यूस्टन, आप देख रहे हो। ओके, मैप में ये ह्यूस्टन मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़्यादा दबाव क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ लोगों को संबोधित किया था, हजारों लोगों को, जिसका नाम था हाउडी मोदी। ओके, तो ये भी सवाल हो सकता है कि हाउडी मोदी अमेरिका में कहाँ पर आयोजित किया गया था वो समारोह। ओके, तो एक पॉइंट ये भी हो गया। तो अमेरिका में इसी जगह पर ये है। तो अब सवाल आता है कि ये काउंसलेट होता क्या है? देखिए, एक तो एम्बेसी होती है, दूसरी काउंसलेट होती है। एम्बेसी जिसमें दूसरे देश के राजदूत रहते हैं या कहें एम्बेसडर रहते हैं, ये देश की कैपिटल में होता है ज़्यादातर देशों की, लेकिन दूसरे शहरों में काउंसलेट होता है। हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक दूतावास। तो इसमें जो है वो राजनयिक रहते हैं, डिप्लोमेट रहते हैं। राजदूत तो एम्बेसी में रहता है और ये डिप्लोमेट दूसरे जो है वो काउंसलेट में रहते हैं। ओके, तो इसमें एम्बेसी से एक लेवल नीचे का होता है ये, और उसमें टूरिज्म, वीज़ा वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पर। जैसे उदाहरण दूँ कि अमेरिका में भारत की एम्बेसी वाशिंगटन DC में है और काउंसलेट जो है वो कई शहरों में, जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से इंडिया में US की एम्बेसी जो है वो न्यू दिल्ली में है, कैपिटल में, और काउंसलेट जो है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में। तो अमेरिका ने क्या किया है कि ह्यूस्टन में जो चाइना जो काउंसलेट है उसको बंद करने को कहा है, 72 घंटे में खाली करने की धमकी दी है। थ्रेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप मेरे बगल में न्यूयॉर्क टाइम्स को भी देख रहे हो, न्यूयॉर्क टाइम्स की क्लिपिंग को, न्यूज़ क्लिपिंग को। इंडिया में भी तमाम द हिंदू और तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसको छापा है। क्या वजह है कि इसको बंद करने को कहा है? इसके पीछे जैसे मैंने पहले बताया कि अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो खतरे में है। ये कहा गया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में चीन जो है वो नाकाम हो रहा है, इसलिए वो अपने काउंसलेट के जरिए जासूसी कर रहा है। चीन के जो राजनयिक हैं वो वैक्सीन के डॉक्यूमेंट हैक कर रहे हैं, उन लैब्स के कंप्यूटर को हैक कर रहे हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंट चुरा रहे हैं। तो काउंसलेट में 21 जुलाई को हजारों डॉक्यूमेंट जलाए गए थे। उसी के बाद अमेरिका ने यह फैसला किया है। दूसरी ओर चीन का क्या कहना है? चीन का कहना है कि अमेरिका का आरोप जो है और ऑर्डर काउंसलेट बंद करने का वो गलत है। ओके, और ये भी कहा कि अगर ऑर्डर वापस नहीं किया जाता है तो वो रिटेलिएट करेगा, यानी प्रतिक्रिया देगा और भयानक प्रतिक्रिया देगा। हो सकता है आगे ये देखने को मिले कि चीन भी अमेरिका के काउंसलेट को बंद करने को कहे। ओके, हालांकि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, जो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो कुछ पता नहीं है अंदर क्या मामला है। सवाल ये भी है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है।
देखिए, विशेषज्ञों का ये कहना है कि दो वजह हैं। एक तो चीन जो है किस तरीके से जो पूरा प्रभाव बहुत ज़्यादा जमा रहा है और इससे अमेरिका का जो एक सुपर पावर का जो स्टेटस है उसको एक तरह से खतरा होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके सामने नवंबर 2020 में अभी चुनाव होने वाले कुछ ही महीने बाद। तो उन्होंने जो अपने पक्ष में माहौल बनाया था वो सब बिगड़ चुका है। कोरोना वायरस को कंट्रोल न कर पाने की वजह से लोग ट्रंप से काफ़ी नाराज़ हैं। इसके अलावा जो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई उसके बाद ब्लैक लाइव मैटर जो अभियान चला उसे कुचलने के लिए ट्रंप ने सेना का इस्तेमाल किया। इससे भी लोगों की बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि अपने ही नागरिकों पर सेना क्यों यूज़ किया गया। और एक और बात कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी ज़्यादातर जगहों पर ट्रंप ने हस्तक्षेप किया उनमें से ज़्यादातर विफल रहे। जैसे ईरान को परेशान करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया से दोस्ती करने की कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और भी कई सारे मुद्दे हैं। ऐसे में ट्रंप के सामने एक टारगेट दिख रहा है चीन से लोगों की नाराज़गी भी है अमेरिका में। तो यहाँ चुनावी दांव भी कहा जा रहा है इस चीज़ को। ओके, चीन से जो ये तनातनी है। वैसे इंडिया के साथ चीन ने जो किया है लद्दाख में, उसको देखते हुए इस टेंशन से अमेरिका और चाइना के बीच जो टेंशन है उसे हम खुश हो सकते हैं। ओके, तो ये मुद्दा था, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरकार ने अमरनाथ यात्रा को किस वजह से रोकने का फैसला किया इस साल? आंसर होगा कोविड-19 पेंडेमिक महामारी से। ओके, देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के आदेश पर 21 जुलाई को अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को रद्द करने की घोषणा कर दी है। ये जो यात्रा है वो हर साल जून महीने में शुरू होती थी। अप्रैल से पहले के सप्ताह में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये नहीं किया गया है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन का नाम बताएं। बजाज फाइनेंस, आंसर होगा संजीव बजाज। प्रेजेंट डेज में यानी अभी के वक्त में राहुल बजाज इस कंपनी के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और 1 अगस्त से उनके बेटे संजीव बजाज नए चेयरमैन होंगे। ओके, तो ये ऐलान किया है कंपनी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस साल दिसंबर में होने वाला नोबेल पुरस्कार समारोह किस वजह से रद्द कर दिया गया? आंसर है कोविड-19। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आते ही लोग समझ जाएंगे कि कोविड-19 की वजह से ही हुआ है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो इफेक्टेड हो रहे हैं ना, जो चीज़ें, वो सब इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो नोबेल फाउंडेशन ने ये जानकारी दी है अभी हाल ही में 21 जुलाई को ही ये अनाउंसमेंट किया है और कहा है कि अब अवार्ड सेरेमनी जो है वो नए रूप में होगा। जो फंक्शन होना था, समारोह होना था, उसको रद्द कर दिया गया है। हो सकता है कुछ दूसरे रूप में हो सकता है ऑनलाइन हो। फाउंडेशन के डायरेक्टर लॉर्स हैकिस्टन, उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से ये जो बदलाव हो रहा है उसको स्वीकार करना होगा। और आपको बता दूं कि इससे पहले यानी इस डेकेड में तो पहली बार ये बंद हो रहा है, मतलब ये समारोह नहीं हो रहा है। लेकिन इससे पहले 1956 में ऐसा हुआ था, हंगरी की क्रांति हुई थी, उसके दमन के चलते इसको रद्द किया गया था। और अब दूसरी बार है इस इम्पॉर्टेंट प्राइज़ के इतिहास में कि इसको समारोह को रद्द कर दिया गया है। ओके, तो ये हो सकता है आगे दूसरे रूप में हो, मतलब समारोह रद्द हुआ है, ये अवार्ड देने की बात रद्द नहीं हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने भारत की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब उसके सस्पेंशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? आंसर होगा 6 महीने, 6 मंथ। ओके, देखिए, पिछले साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल जो मानक है वो पूरे नहीं होने के कारण 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था इस पर, और ये बढ़ाया जा रहा है। खेल मंत्रालय को कहा गया था कि कमी दूर करे, लेकिन नहीं किया। तो अब वाडा ने ये फैसला कर लिया है। तो इससे क्या होगा, जो अगले साल जो होना है टोक्यो ओलंपिक, उसकी तैयारी को एक तरह से झटका लगा है, क्योंकि ये लैब क्या करती है कि डोप टेस्ट करती है। ओके, ब्लड सैंपल लेती है, उसमें देखा जाता है कि कोई ऐसी दवा तो नहीं ली गई है जिसकी वजह से पावर आए जो खिलाड़ी हैं उनमें, और नेचुरली वो नहीं एक्टिव रहें और आर्टिफिशियल रूप से पावर आकर वो अपना खेल का प्रदर्शन करें, बेहतर कर पाएँ। तो उसको रोकने के लिए ये लैब बना हुआ था। लेकिन ये वाडा ने ये कहा कि इस लैब में गड़बड़ी होती है और जो मानक है
उसका उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल में बहुत सारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनके बारे में मैंने तो पहले बताया है, वो सब नाडा के लैब में तो टेस्ट में पास हो गए थे, लेकिन बाद में रैंडमली जब वाडा ने अपने लैब में उसको टेस्ट किया तो उसमें सब पॉजिटिव पाए गए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे, तो इसकी वजह से इसको निलंबित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, CS शेषाद्री का उनका निधन हुआ है 18 जुलाई 2020 को। तो किस वजह से मशहूर थे, किस वजह से दुनिया में जाने जाते थे? आंसर है गणितज्ञ। ओके, बहुत प्रसिद्ध थे, दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम था और चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और एमरिटस के निदेशक थे। ओके, वो मैथमेटिक्स के रिसर्च के लिए वो एक सेंटर बनाया हुआ है। और प्रोफेसर शेषाद्री उनको बीजीय ज्यामिति यानी एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के लिए, उनके काम के लिए उनको जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विजय मोहंती का 21 जुलाई को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, तो किस लिए जाने जाते थे, किस लिए मशहूर थे? आंसर है ओडिया अभिनेता थे वो, उसके तौर पर मशहूर थे। 70 साल के थे और उनकी पत्नी तंद्रा राय भी ओडिया फिल्म की अभिनेत्री एक्ट्रेस हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में किया गया है। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसमें यह होगा कि जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो वहाँ जाकर चार्ज हो पाएंगी, उनकी बैटरी चार्ज होगी। तो एक सुविधा दी गई है, पहली बार ऐसे सार्वजनिक रूप से ये व्यवस्था की गई है, गवर्नमेंट ने की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना महामारी के बीच भारत ने रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को 9000 टन से ज़्यादा मसाले का निर्यात किया है? आंसर होगा बांग्लादेश। देखिए, भारत जो है पिछले एक महीने में 5000 टन हल्दी, 4300 टन मिर्च और 100 टन जीरा, ये सब जो है वो बांग्लादेश को एक तरह से निर्यात कर चुका है। और ये जो निर्यात है इससे एक तरह से बचत हुई है। क्यों? क्योंकि जो अगर ट्रकों से ये जाता तो ज़्यादा खर्च होते और ट्रेन से बहुत कम खर्च में ये गया है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन, कूड़ा कचरे से बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? आंसर होगा वेस्ट टू एनर्जी। ओके, वेस्ट टू एनर्जी ये है, और इसमें यह है कि 900 टन कूड़ा एक दिन में पैदा होता है पूरे राज्य में, और 40% ऐसा कूड़ा है जिसको कभी उठाया नहीं जाता है, जो कि नालों सड़कों के आसपास इकट्ठा होता रहता है। तो वहाँ के जो प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उसने ये तय किया है और सरकार ने तय किया है कि उससे बिजली बनाई जाए। तो ये एक पहल शुरू हुई है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है पर्यावरण को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, मशहूर पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हुआ है 16 जुलाई को, तो किस बीमारी से जूझ रहे थे? आंसर होगा कोविड-19। 51 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ है। 29 जून को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उनकी डेथ हो गई है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, इसलिए क्वेश्चन मैंने रखा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना, थोड़ा डिटेल हो गया, लंबा हुआ। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स यानी जनवरी टू जुलाई अब तक का अवेलेबल हो गया है विद नोट्स डिटेल में। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ से ले सकते हो। और नॉमिनल से प्राइस है वो देकर आप ले सकते हो। और जिन लोगों ने इस साल का करंट अफेयर्स पहले से लिया हुआ है वो इसको फ्री में ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन देख लेना आप, वहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है सब कुछ। तो जो पहले पे कर चुके हैं वो फ्री मिलेंगे और जो नया लेंगे वो दिसंबर तक, अगले दिसंबर तक फ्री में जो भी अपडेटेड है वो सब ले सकते हैं। और 2019 का भी करंट अफेयर्स विद नोट्स और बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, वहाँ से भी ले सकते हैं। और आज का जो करंट अफेयर्स है आपने देखा 2 दिनों का, तो उसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, फ्री में है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में ये भी मिल जाएगा आपको, ये तो फ्री में है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।